नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र तीनों कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में निरस्त करेगा। विरोध कर रहे सभी किसानों से प्रदर्शन खत्म कर घर लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन करेगी। किसानों तथा विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा, बीज से बाजार तक सरकार किसानों की हर तरीके से मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में कहा, भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। 52वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग उद्घाटन समारोह कल ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। न्यूजीलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा, इन कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। प्रधानमंत्री ने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की।
एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में 3 कृषि कानून बनाए गए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि वह उन सभी किसान संगठनों के आभारी हैं जिन्होंने इन 3 कानूनों का स्वागत और समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने का कदम स्वागत योग्य है और ये प्रधानमंत्री की राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। किसान और विपक्षी नेताओं तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करना सत्याग्रह की जीत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि ये फैसला देश और किसानों के हित में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फैसले का स्वागत किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं समझता हूँ ये तो ऊपर से ही कुछ आवाज आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुर पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी खत्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुर्ब है, तो सब कुछ एक बहुत, और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों की खुशी मनाएं। पंजाब और हरियाणा में धरना देने वाले किसानों और धार्मिक नेताओं ने भी फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इसके प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि काफी लंबे समय से भारत विश्व में अधिक हथियार खरीदने वाले देशों में से एक रहा है, लेकिन आज भारत का मंत्र है मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए मेक इन इंडिया। भारत अब अपने सैन्य बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में झांसी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने राष्ट्र रक्षा समर्पण के समापन समारोह में राष्ट्र के लिए रक्षा क्षेत्र में कई पहल की घोषणा की। आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की शक्ति बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों को देश की रक्षा करने के लिए युवाओं को तैयार करने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सैनिक स्कूल बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर बनाएंगे। श्री मोदी ने सशस्त्र बलों को स्वदेश में डिजाइन किए गए और विकसित उपकरण सौंपे। इन उपकरणों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू विमान, भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित ड्रोन तथा मानव रहित एरियल वाहन UAV और DRDO द्वारा डिजाइन किए गए तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीज से सिंचाई तक क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर तरीके से किसानों को मदद दे रही है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा,
और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को मुसीबत में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार किसानों की समस्याओं का हल निकालती है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में नल से जल परियोजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। यहाँ की माताओं बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ साथ विंध्याचल में पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसी धरती से मुस्लिम बहनों को वायदा किया था कि वे उन्हें 3 तलाक के शिकंजे से मुक्ति दिलाएंगे और ये वायदा उन्होंने पूरा किया। पानी की किल्लत दूर करने की महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने महोबा में 3,250 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में लोगों को पेयजल भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कल से लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में शुरू हो रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 115 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 72 लाख 94 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल कोरोना के 11,000 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.28% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे ज्यादा है। कल 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के डॉक्टर संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस कार्यक्रम को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में निरस्त करेगी। विरोध कर रहे सभी किसानों से प्रदर्शन खत्म कर घर लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन करेगी। किसानों तथा विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा, बीज से बाजार तक सरकार किसानों की हर तरीके से मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में कहा, भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग उद्घाटन समारोह कल
ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। और न्यूजीलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोरम ऑन फिनटेक के 2 दिन के इन्फिनिटी फोरम का 3 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। वर्चुअली आयोजित होने वाले इस फोरम के पहले आयोजन में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश के रूप में भाग लेंगे। इन्फिनिटी फोरम IFFC का एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रौद्योगिकी और वैश्विक विचार नेतृत्व से संबंधित आयोजन है, जिसमें तत्काल समस्याओं, प्रगतिशील विचारों, विश्व भर के चुनिंदा नवाचार आधारित प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल एक रंगारंग समारोह में शुभारंभ किया जाएगा। फिल्म महोत्सव के आयोजन प्रमुखों ने आज कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उद्घाटन समारोह का संचालन फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता मनीष पॉल करेंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष इफ्फी का प्रमुख आकर्षण देश भर के 75 उत्कृष्ट और युवा फिल्मी हस्तियों का 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मार्टिन स्कॉर्सेसी और स्टीवन सबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के ये दोनों दिग्गज उद्घाटन समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। समारोह की शुरुआत कार्लोस साउरा निर्देशित द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड फिल्म के साथ होगी। वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन में दुनिया भर की 75 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की अध्यक्षता ईरान के फिल्म मेकर रक्षा बनीतेमाद करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौर में आयोजित हो रहे इस समारोह में विश्व सिनेमा से जुड़े उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है। हाल ही में दिवंगत हुए अभिनेता पुनीत राजकुमार को महान अभिनेता दिलीप कुमार और निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता के साथ सम्मानित किया जाएगा। कल से 28 नवंबर तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव का आयोजन हाइब्रिड और वर्चुअल आधार पर किया जा रहा है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC में नवीनतम MRI का उद्घाटन किया। ये भारत का प्रमुख संस्थान है जो NBRC विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये सुविधा देश में 3D MRI मानव तंत्रिका विज्ञान में उत्कृष्ट और प्रभावशाली होगी। उन्होंने कहा कि ये नई सुविधा गहन स्कैनिंग के लिए बहुत तेजी से चल सकती है और इसमें कम समय लगेगा। इसका उपयोग पार्किंसन रोग, एल्जाइमर रोग, चिंता और अवसाद सहित मस्तिष्क तथा मानसिक विकारों से पीड़ित रोगियों के लिए समूह डेटा एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र में नंदुरबार के आदिवासी संस्कृति भवन में आदिवासी साहित्य और संस्कृति की प्रदर्शनी आयोजित की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। उनका जन्म
19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहा करते। बचपन से ही मनु ने हथियार चलाना सीखना शुरू कर दिया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के मार्गदर्शन में मनु घुड़सवारी और तलवार चलाने में निपुण हो गयी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से केवल 4 महीने की उम्र में दामोदर राव का निधन हो गया। 2 वर्ष के उपरांत राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव को गोद लिया, जो राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था। झांसी के राजा की मृत्यु के एक दिन पहले आनंद राव का नाम दामोदर राव रखा गया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी और राज्य पर अधिकार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़पने की नीति लागू कर दी। झांसी की रानी ने इसका विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। उन्होंने झांसी की सत्ता अपने हाथ में ले ली और झांसी की रक्षा करने में जान लड़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख योद्धा थी। उन्होंने क्रांतिकारी सेना से मिलने का फैसला किया और ग्वालियर में सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने जून 1858 में ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम थामी और कड़ा प्रतिरोध किया। भीषण युद्ध में गोलियों से छलनी होकर वे घोड़े से गिर गईं। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सूखी घास पर रखकर चिता बनाई गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, ताकि दुश्मन उन्हें न देख सके और वे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त रहें। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता में क्या खूब लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उस महान वीरांगना के साहस और आत्मोत्सर्ग को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तथा जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी का बचपन स्वतंत्रता संघर्ष में ही बीता, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल था। वे अक्सर अपने दादा मोतीलाल नेहरू को जेल में जाते देखती थीं। इसी तरह उनके पिता भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए 15 वर्ष से अधिक समय जेल में रहे। 1930 में इंदिरा ने असहयोग आंदोलन की सहायता करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई। सितंबर 1942 में इंदिरा को जेल भेजा गया। उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में 1947 में दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में काम किया। बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता में हरित क्रांति का बड़ा योगदान है, जिसे शुरू करने का श्रेय भी इंदिरा गांधी को ही हासिल है। उन्हें 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पहले सिख गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। इस अवसर पर दुनिया भर में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व पर विशेष व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दी का मौसम शुरू होने के कारण कल से बंद हो जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि अब तक 5 लाख श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सर्दी के मौसम के लिए पहले ही बंद कर दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग और समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। आज से विश्व विरासत सप्ताह शुरू हो गया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आदेश जारी कर आज से सभी केंद्रीय संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। विश्व धरोहर सप्ताह हर वर्ष 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। आज रिकर्व महिला और पुरुष टीमों ने रजत पदक जीता। अंकिता भक्त और कपिल की मिश्रित रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार हो रही वर्षा से काफी नुकसान हुआ है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण सैकड़ों तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। राज्य में पिछले 2 दिनों से तेज वर्षा हो रही है। पिछले 3 दिन से लगातार वर्षा के कारण तिरुपति सबसे अधिक प्रभावित हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र तीनों कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में निरस्त करेगा। विरोध कर रहे सभी किसानों से प्रदर्शन खत्म कर घर लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन करेगी। किसानों तथा विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा, बीज से बाजार तक सरकार किसानों की हर तरीके से मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में कहा, भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। 52वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग उद्घाटन समारोह कल। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। और न्यूजीलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।